हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था, राइट। अब चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। यार आपको पता है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में शेप लीनियर होता है, क्लियर है। ये जो लीनियर शेप है ये किस डायरेक्शन के अलॉन्ग रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में बात करूँ, चलो ये कुछ एक्सिस आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस ये है। आपको समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैंने तीनों ड्रॉ करने का ट्राई किया। एक्स एक्सिस ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस है। जैसे इमेजिन करिए कि ये जो बोर्ड का लाइन दिख रहा है ये वाला, ये लाइन, ये बोर्ड का लाइन एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस ऊपर भी मान लीजिए कोई भी एक वाई और दूसरा जेड है। तीन आपको लाइन दिख रहे होंगे, राइट। अब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, तब ये समझो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और चलो इसको मैं जेड मान लेता हूँ। तो एक्स और वाई से जो प्लेन बनेगा, एक्स और वाई से जो प्लेन बनेगा इसे बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। मान लीजिए अगर मेरा ये बोर्ड दिख रहा है, ये लाइन एक्स है, ऊपर लाइन वाई है, एक्स वाई प्लेन ही हो जाएगा जिसमें बोर्ड है। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, राइट। ये एक्स है और ये जेड है, तो इस प्लेन को बोलेंगे, इस प्लेन में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है तो इस प्लेन को बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन में देखिए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंक्लूड हो रहे हैं, तो इस प्लेन को बोलेंगे वाई जेड प्लेन। आप चाहे तो अपने रूम में विजुलाइज करें। रूम के किसी एक कॉर्नर को ले लें आप, राइट। कॉर्नर से मान लीजिए नीचे का लाइन एक को एक्स मान लें, ऊपर वाले को लेते से वाई मान लीजिए और नेक्स्ट को आप जेड मान लीजिए। खुद से इमेजिन करिए। और जिस प्लेन में एक वॉल दिख रहा होगा, इसमें एक्स और वाई से ये प्लेन बन रहा है तो इसको बोलूंगा एक्स वाई प्लेन। फ्लोर मान लीजिए एक्स और जेड से बन रहा है तो इसको मैं एक्स जेड बोलूंगा। नेक्स्ट वॉल वाई और जेड, वाई जेड एक्सिस से मिलकर बन रहा है, इनसे वाई जेड प्लेन होगा। इतना क्लियर है? अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के बारे में बात किया जाए, तो अगर मान लो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली लीनियर होते हैं। लीनियर मींस ये एक लाइन होगा, ये आइदर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या फिर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा या फिर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो एसपी का शेप किस डायरेक्शन में होगा डिपेंड करेगा इसमें पी कौन सा ऑर्बिटल है। मान लीजिए इसमें एस और अगर पी एक्स ऑर्बिटल होगा तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई करेगा। बात समझ में आया? अगर एस और पी वाई है, अब ये जो लीनियर शेप है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, मींस ये किधर रहेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। एस और पी जेड है, फिर ये जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। आपको पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है। लीनियर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के लॉन्ग लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा इसमें से पी कौन सा ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर मैं sp2 के बारे में बात करूं, sp2 में क्या होगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर मींस ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर किसी एक प्लेन में होगा। मान लीजिए ये इस प्लेन में हो सकता है, ये एक्स वाई है तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है और ये एक्स जेड प्लेन में है। इन तीनों प्लेन में से किसी प्लेन में होगा। अब ये कौन से प्लेन में रहेगा डिपेंड करेगा, एस तो रहेगा ही, पी कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप इसमें पी एक्स और पी वाई यूज करेंगे तब ये एक्स वाई प्लेन में होगा। एस पी एक्स एंड पी जेड यूज करेंगे फिर ये एक्स जेड प्लेन में होगा। और एस पी वाई एंड पी जेड यूज किया जाए फिर ये जाके वाई जेड प्लेन में होगा। क्लियर है? लेकिन सिमिलरली अगर मैं sp3 में बात करूं तो आपको पता है sp3 में यार s ऑर्बिटल प्लस px प्लस py प्लस pz, px py pz तीनों ही ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए ये 3D में मतलब x y z तीनों ही एक्सिस, इसका शेप 3D में टेट्राहेड्रल होता है। किसी एक एक्सिस या किसी एक प्लेन में नहीं रहेगा, तीनों एक्सिस में 3 डायमेंशन में रहेगा। ये 1 डायमेंशन में है, ये 2 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में रहेगा। आपको इतना पहले क्लियर होना चाहिए
sp का शेप, sp2 का शेप एंड sp3 का शेप। आई होप कितना क्लियर है। अब आगे की बात कर लेते हैं। sp प्लेनर होगा, क्लियर है, वन प्लेन मतलब ये वन लाइन में है तो प्लेनर ही होगा। sp2 भी प्लेनर होगा, वन प्लेन में है। sp3 प्लेनर नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। इसमें जितने भी एटम होंगे sp3 में, जितने भी एटम हैं सब एक प्लेन में नहीं है, ये नॉन प्लेनर होगा। चलिए अगर मैं बात करूं, एग्जांपल फर्स्ट CO2 मॉलिक्यूल ले लो। आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, आपका आंसर क्या होगा? आप देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिंस एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, इनफैक्ट लीनियर होगा, मतलब वन प्लेन में ही सारे तीनों एटम एक प्लेन में ही रहेंगे। सिमिलरली चलिए सेकेंड एटम, सेकेंड मॉलिक्यूल SO3। आपको यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई है, मींस ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी क्या होगा? प्लेनर होगा। थर्ड अगर मैं CH4 ले लूं, सोचिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, आपका आंसर क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली नॉन प्लेनर होगा। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर है। देखिए यार नॉन प्लेनर है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे CH4 में पूछ सकते हैं, वन प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं? मॉलिक्यूल प्लेनर है, ध्यान से थोड़ा इमेजिन करिए, सेंटर पे कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये दिख रहा है। वन प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं? वन प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, देखिए ये आपको जो नीचे के 3 एटम दिख रहे हैं, ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मेरा एक प्लेन दिख रहा है, जिस प्लेन में मैंने बुक रखा है, इसमें ये 3 एटम आपको दिख रहा होगा। ये 3 एटम एक प्लेन में है, तो वन प्लेन ये हो गया। नेक्स्ट प्लेन आप देख रहे हैं, ये 2 एटम और एक वन, ये फिर से इधर से भी ट्रायंगल बन रहा है। इस प्लेन में भी 3 एटम है, मतलब ये कार्बन नहीं, तीनों हाइड्रोजन ये ट्रायंगल बनाते हुए नजर आएंगे और ये इस प्लेन में रहेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी बनेगा और सिमिलरली यहाँ से भी बनेगा। ऐसे कितने प्लेन हो गए? 1 2 3 एंड 4। मीन्स 4 में से 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 4 में से किसी भी 3 हाइड्रोजन को ले लीजिए, 1 1 2 3 इनको ले लीजिए, 1 2 3 इनको ले लीजिए, 1 2 3 इनको ले लीजिए, 1 2 3 इनको ले लीजिए। किसी भी 3 हाइड्रोजन को लेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन वन प्लेन में रहेंगे। ऐसे कितने प्लेन हो गए? 4 हो गया, राइट। अब देखिए और भी हो सकते हैं, कौन सा? 1 हाइड्रोजन लीजिए, देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 1 हाइड्रोजन कार्बन फिर ये हाइड्रोजन वन प्लेन में है क्या? थोड़ा सा विजुअलाइज करिए आप, हाइड्रोजन कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ये वन प्लेन में आपको दिख रहे होंगे। इधर हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला 2 हाइड्रोजन तो अब नहीं है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एक प्लेन में है। इट मीन्स 4 तो ऑलरेडी थे जो 3 एटम वन प्लेन में थे, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये भी एक प्लेन में है। हाइड्रोजन कार्बन ये हाइड्रोजन ले लिया जाए, ये भी वन प्लेन में होंगी। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये भी वन प्लेन में होंगी। 3 हो गए, इसके साथ काउंट किया। अब इसके साथ काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ काउंट कर चुके हैं, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ काउंट कर सकते हैं। 1 और मिल गया, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये फिर से वन प्लेन मिलेगा। इस प्लेन में 3 एटम एक साथ है, तो 3 इसके साथ मिला था, 2 इसके साथ मिल गया, 3 + 2 5 और एक्स्ट्रा हो गया। इसके साथ देखा जाए, इसको मैं इसके साथ काउंट कर चुका हूँ, इसको इसके साथ भी काउंट कर चुका हूँ, काउंट नहीं करना, लेकिन इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन को मैं फिर से वन प्लेन बना सकता हूँ। इसके साथ 1 और इसके साथ तीनों, इसके साथ ये काउंट कर चुका था, तो ये दोनों 2, इसके साथ दोनों ही काउंट कर चुका हूँ, सिर्फ ये कार्बन कॉमन रहेगा, तो 6 प्लेन और मिल रहा है। 4 पहले से मिले थे, मतलब 4 + 6 10 प्लेन हैं
जिनमें 3 एटम वन प्लेन में हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर है, बट मैक्सिमम 3 atoms can be in one plane and 10 such planes are possible। तो CH4 मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन प्लेनर है, लेकिन CH4 में 3 एटम मिल सकते हैं जो एक प्लेन में हो सकते हैं, राइट। और ऐसे कितने प्लेन हैं? तो ऐसे 10 प्लेन्स मिल सकते हैं आपको। आई होप यहाँ तक क्लियर है। के बारे में बात कर लेते हैं। 4 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको इनमें सारी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है और बताना है ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा तो ये sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन सिग्मा पाई, 2 सिग्मा है तो ये sp हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है तो ये sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा सिग्मा पाई, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 हो जाएगा। फिर ये कार्बन सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा तो ये sp2 हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक sp3 है। sp3 अब देखो एक भी अगर sp3 एटम आ गया तो वो तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल रहेगा। टेट्राहेड्रल मतलब वो वन प्लेन में रहेगा या फिर नॉन प्लेनर होगा। ऑफ कोर्स ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। आई होप इतना तो फील आ रहा होगा। चलिए 5th मॉलिक्यूल पे आते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। चलिए ये मॉलिक्यूल के बारे में देखा जाए। इस मॉलिक्यूल का अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, अब इसका बता सकते हो। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन 3 सिग्मा से अटैच है, 3 सिग्मा से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, 3D में कैसा दिखेगा? चलिए ट्राई करते हैं विजुलाइज करने का। देखो यार ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ध्यान से सुनना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 मींस आपको पता है sp2 ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेन होता है। ट्राइगोनल प्लेन मींस ऐसा रहेगा, राइट। मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको कोड का, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर का लाइन ये वाला वाई एक्सिस है। एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड किधर होगा? तो जेड बेसिकली प्लेन के बाहर होगा, राइट। एक्स ऐसा, वाई ऊपर जा रहा है तो जेड एक्सिस बाहर आएगा। क्लियर है? अब चलिए जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 में देखिए हुआ क्या, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। मान लेते हैं चलो ये sp2 xy प्लेन में है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है s, मान लेते हैं दूसरा यूज हुआ px, दूसरा यूज हुआ py। अगर मैंने ये माना है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते थे, s px py लिया तो होगा क्या कि ये xy प्लेन में रहेगा, राइट। आप कुछ भी ले, px pz ले लेते, xz प्लेन में रहता। अब p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से 2 तो यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, px एंड py यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। एक ऑर्बिटल होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप बता सकते हैं कौन सा होगा? तो वो ऑर्बिटल हो जाएगा pz। क्लियर है? ये जो pz ऑर्बिटल है, pz को चलो मैं ऐसे ग्रीन से लिख देता हूँ, तो ये pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है
इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से होगा? तो पी या डी की ओवरलैपिंग से होगा। याद है आपको? अब यार ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका पीजेड ऑर्बिटल इसके पी से ओवरलैप कर रहा होगा। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि जब भी ओवरलैपिंग होगा, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, पीजेड है तो ऑलवेज पीजेड के साथ ओवरलैप करके ही पाई बॉन्ड बनाएगा। पीजेड पीवाई के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। पीजेड पीएक्स के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा। पीजेड जब भी ओवरलैप करेगा पीजेड के साथ ही ओवरलैप करेगा। याद रहेगा, पीएक्स जब भी ओवरलैप करेगा पीएक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा। पीवाई जब भी ओवरलैप करेगा पीवाई के साथ ही ओवरलैप करेगा। ये लाइन याद रहेगा। अब आ जाए यार, ये जो कार्बन है, मान लिया मैंने कि इसका पीजेड ऑर्बिटल फालतू पड़ा है। फालतू पड़ा मींस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जो इसका पीजेड होगा, पीजेड और जेड एक्सिस के लॉन्ग पाई बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन के पीजेड के साथ ही ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मतलब है इस कार्बन के पास भी पीजेड ऑर्बिटल ही फालतू होगा। फालतू इन द सेंस जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे लॉजिक लगाया? इसके पास पीजेड है मान लिया मैंने, ठीक। तो अगर पीजेड है, पीजेड के साथ ही पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इस कार्बन के पास भी एक पीजेड ऑर्बिटल होगा। तो चलिए इस कार्बन के पास एक पीजेड ऑर्बिटल होगा, राइट, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पीजेड इस पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पास देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 में एक s होगा और दो p होगा, राइट। p में से भी pz तो पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अब कौन कौन से p ऑर्बिटल रिमेनिंग होंगे? px और py। इट मींस यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा sp2 में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s होगा, दूसरा px होगा, तीसरा py होगा। क्लियर है? तो अगर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये xy प्लेन में है, xy प्लेन मींस ये मेरा बोर्ड का प्लेन xy प्लेन है, तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन ये भी कौन से प्लेन में रहेगा? ये भी बेसिकली xy प्लेन में ही रहेगा। ये तीनों प्लेन देख रहे हैं आपको, बोर्ड के प्लेन में, ये भी बोर्ड के प्लेन में। ऐसे ओवरलैप करेगा ये जो हाइब्रिड ओवरलैप कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और क्या होगा? इसके पास एक पीजेड है, मान लीजिए पीजेड ऐसे जेड एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, यहाँ भी एक पीजेड रहेगा, राइट। अब इमेजिन करो यार, एक पीजेड यहाँ पे आ रहा है इधर, इस पे भी, इस कार्बन पे भी एक पीजेड बाहर आ रहा होगा। वो पीजेड इसके पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, पाई बॉन्ड बना रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो अब हुआ क्या है, अब यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे हाइड्रोजन आके अटैच होगा। अब चलिए यहाँ से हाइड्रोजन मैं अटैच कर देता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा। अब मुझे मॉलिक्यूल देखना है, मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। देखिए मॉलिक्यूल को जब भी देखना है तो आप देखिए जितने भी एटम्स हैं, एटम्स मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वन प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब वन प्लेन में ही हैं, कुछ ऐसे रहेंगे, राइट। और ऑफ कोर्स एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो नजर आएगा, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण प्लेनर नॉन प्लेनर की बात नहीं करेंगे। जब भी प्लेनर नॉन प्लेनर की बात करेंगे एटम के बारे में ही बात करेंगे। तो सारे एटम वन प्लेन में हैं, वन प्लेन में है, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो C2H4 मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर होगा। ये मॉलिक्यूल 3D में कैसा दिख रहा होगा शायद आपको समझ में आया होगा, पक्का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सिक्स्थ वन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
राइट। अब हमें ये चेक करना है ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर, राइट। सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेता हूँ। देखो यार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सिग्मा 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 पाई, ये कार्बन 2 सिग्मा से अटैच है, बाकी तो 2 पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है ये हमें देखना है, थोड़ा तमीज से देखना, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कार्बन 3 कार्बन तो आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, बिकॉज सेंटर वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज मतलब ये लीनियर होगा, क्लियर है, लीनियर जो है सेंटर वाला। अब डाउट है ये कार्बन और ये कार्बन के बारे में सोचना है, ये सब तो एक लाइन में रहेंगे। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वन प्लेन में रहे तब तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, राइट। या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी है, देखिए मान लीजिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेंटर पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे रहे, ठीक, सेंटर पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये ऐसा रहा तो प्लेनर होगा। लेकिन अगर ये मान लो ये ऐसा हो गया, आप समझ रहा है, ये तो प्लेनर इस प्लेन में ना होके ऐसे इमेजिन करिए शायद अगर हो जाए तब तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, दिख रहा होगा आपको, ये सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। हमें चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल मतलब ऐसे प्लेन में रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। अगर ऐसे रहेगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, अगर ये ऐसे रहेगा तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। चेक करते हैं ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, चलो मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है, राइट, sp2 है। अब देखो एक्स एक्सिस तो है, मतलब sp2 में एक s ऑर्बिटल रहेगा, इतना क्लियर है, राइट, एक s ऑर्बिटल रहेगा, दूसरा px तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है तो प्लेन में x तो होना ही चाहिए। तीसरा आप कोई भी मान सकते हैं, अब py या pz ले लीजिए आप अपने हिसाब से, मान लेते चलो py मैं ले लेता हूँ, ठीक। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s px और py यूज हो गया, तो फालतू ऑर्बिटल कौन सा बचेगा, pz बचेगा, राइट। चलिए मान लेते हैं ये x है, ये मेरा y एक्सिस है, xy प्लेन में कार्बन रहेगा, कार्बन के पास sp2, 3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल रहेंगे, राइट। s px py यूज हो चुका है, s px py यूज हो चुका है, फालतू ऑर्बिटल कौन सा है याद रखिए, pz ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे pz ऑर्बिटल फालतू होगा, मीन्स पाई बॉन्ड बनाएगा pz, क्लियर है। ये जो sp दिख रहा है लीनियर है और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन लाई कर रहा है, इतना तो क्लियर है, sp में s और px तो यूज होना ही होना है, लीनियर होना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, s एंड px तो यूज होगा। अब इसके पास फालतू कौन से ऑर्बिटल होंगे, s और px तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, तो यार py और pz फालतू होंगे, मींस यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन का s और px ये यूज हो चुका है, फालतू ऑर्बिटल कौन से हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हो रहे हैं, py और pz। तो आपको पता है pz के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक pz है, आपको पता है ये pz इस pz के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, pz के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो pz इस pz के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, इसके पास एक और ऑर्बिटल, सिंस इसको एक और पाई बॉन्ड बनाना है, एक और p ऑर्बिटल फालतू होना चाहिए, px हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुका है, pz इधर से पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, दूसरा कौन सा ऑर्बिटल बचेगा, py। चलिए मान लेते हैं इसके पास एक py फालतू पड़ा है, चलिए मान लेते हैं ये py है, से मैनेज करो। अब बताओ इसको पाई बॉन्ड बनाना है इसके साथ और इसके पास py फालतू पड़ा है, तो py आपको पता है py के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा, इट मींस इस कार्बन के पास एक py ऑर्बिटल होना चाहिए एम्प्टी, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हो रहा है, सो दैट ये py
इस पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बना ले। बात समझ में आया? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 में देखो s बचेगा, पी वाई तो पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, और कौन सा रहेगा px और pz, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। मींस इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, s, px एंड pz। तो px एंड pz sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये फिर साइड से हाइड्रोजन 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 अटैच हो जाएगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा। क्लियर है? लेकिन यार इंटरेस्टिंग थिंग ये है, ये जो लास्ट वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इसमें s px py यूज हो रहा है। मींस ये कौन से प्लेन में रहेगा, ये xy प्लेन में रहेगा, राइट? xy प्लेन मींस ये एक सुपर y है, तो ये कुछ इस प्लेन में रहेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp तो लीनियर है, लीनियर ही रहेगा। लास्ट वाला s प्लस px प्लस pz है, ये xz प्लेन में रहेगा। इट मींस ये वाला xz प्लेन में रहेगा, लास्ट वाला। भाई xz प्लेन कौन सा है, x एक्सिस ये है, z एक्सिस बाहर है, xz प्लेन तो ऐसा होगा, राइट? और फर्स्ट वाला कार्बन xy प्लेन में है, xy प्लेन ऐसा है, लास्ट वाला xz प्लेन में है। मींस ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। लास्ट वाला कार्बन xz प्लेन, आपको दिख रहा होगा ये xz प्लेन है, फर्स्ट वाला कार्बन xy प्लेन, ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा 3D में। मैं कर पा रहा हूं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऐसा दिखेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? तो ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा दिख रहा है तो ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? आप इजीली बोल सकते हैं ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सेवेंथ नंबर, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये चेक करना है मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट दिमाग लगाएं, जैसे मैंने सोचा है वैसे आप थोड़ा सेम लॉजिक से सोचिए जरा, इसी का जस्ट हायर लेवल है यार, ठीक? आप चाहें तो वीडियो पॉज कर ले 2 मिनट्स के लिए और खुद से सोचें। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या होगा। सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है और ये sp2 है। इतना तो आप बता ही सकते हो। अब फिर शॉर्टकट में सोचते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, कोई भी मान सकते हो आप, जेड वाई भी मान सकते हो, ठीक ना? कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑलवेज एक्स एक्सिस ही मानो, जेड वन के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक? और सिर्फ मान लीजिए ऊपर का वाई एक्सिस है, जेड बार है, लेट्स से sp2 है, इसमें एक s होगा, एक 2 p होंगे, कोई भी मान लो। स्टार्ट कहीं से कर, तो मैंने यहाँ पे px py से स्टार्ट किया था, मैं कुछ और मान के स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई भी मान लो। चलो px और pz मान लिया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करना है, कोई भी 2 p ऑर्बिटल ले सकते हो, राइट? इसे px और pz मतलब ये कौन से प्लेन में होगा, ये xz प्लेन में होगा। देखिए मैं प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्व करना। xz प्लेन में होगा, इसमें फालतू कौन सा ऑर्बिटल है, py हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हो रहा है, इसका py, इसके py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, ये अगर x एक्सिस है तो ये sp में इतना क्लियर है कि ये s और px की यूज होगा, एक लाइन में रखना है, इस sp पे भी s और px की रखना है। आप ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपने इसको x एक्सिस माना है, ये x एक्सिस है, तो sp तो ऑलवेज लीनियर रहता है। s और px इसका हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, इसका भी s और px हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया। देखिए कार्बन, इस कार्बन के पास px हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, py इधर से पाई बॉन्ड बनाने में यूज हुआ,
इधर से पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, पीजेड, राइट। इसका पीजेड आपको पता है, पीजेड ऑलवेज पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका पीजेड इसके पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का पीजेड यूज हो गया, इस कार्बन का पीएक्स भी यूज हो गया। कौन सा पी ऑर्बिटल रिमेनिंग है, पी वाई अभी भी रिमेनिंग है, इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस sp2 में पी वाई यूज हो चुका है पाई बॉन्ड बनाने में, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, s प्लस पी एक्स प्लस पी जेड, मीन्स लास्ट वाले एटम भी कौन से प्लेन में रहेंगे, एक्स जेड प्लेन में। आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला एक्स जेड प्लेन में था, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये भी लास्ट वाले एटम भी रहेंगे। तो दोनों एटम, ये जितने भी एटम है CH2 CH2 सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। क्लियर है। कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि देखो, अगर कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड दिखे, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड दिखे, फॉर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड की ट्रिक ये है, फर्स्ट पॉइंट, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लिखते हैं, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होगा तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। और सेकेंड ट्रिक ये है, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड देन मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। सिंपल है, मैं कुछ नहीं करना, बस कंडीशन है कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, एक, दो डबल बॉन्ड मींस इवन हो गया, इवन है मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड, इस केस में देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस है, ऑड है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। अब खुद से आप बता सकते हो यार, कोई भी एग्जांपल दे दे, चलिए मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C 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 H2, मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, इतना कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करिए। डबल कंटिन्यूअस है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है मींस ये मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। फटाक से बता सकते हैं, क्लियर है क्या, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, वेस्पर थ्योरी। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसी को वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। ठीक, देखो वेस्पर थ्योरी क्या बोलते हैं, किसी भी एटम के पास लोन पेयर भी रहेंगे और बॉन्ड पेयर भी रहेंगे। मतलब मान लीजिए कोई एटम है A, ठीक, इसके पास लोन पेयर है, जैसे दो लोन पेयर मान लिया, और लेट्स सी B के साथ बॉन्ड बना रखा है। समझने का ट्राई करिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है, इसको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बॉन्ड बना रहा है, तो इनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी बॉन्ड बना रहा है, इनसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, राइट। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बोलता है, देखो यार ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर एंड लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा, क्लियर है।
साथ में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इनमें भी रिपल्शन होगा, मीन्स लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा। एंड यहाँ पे वन टाइप ऑफ रिपल्शन और होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सिंस एक एटम के पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं रिपल्शन के बारे में बात करूँ तो रिपल्शन इधर लोन पेयर हो सकता है, या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो सकता है, या फिर बॉन्ड पेयर हो सकता है। लेकिन इन तीनों रिपल्शन में, ये तीनों रिपल्शन कौन कौन से हैं? लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन तीनों रिपल्शन में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा? तो ये सोचना बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास ही है। ये लोन पेयर भी दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास ही हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स इफेक्टिवली ए के पास, अगर इफेक्टिवली बात करूँ तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो बी के पास है इफेक्टिवली। लेकिन लोन पेयर वाला तो यार दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास ही रहेगा। इट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के पास। फिर से मैंने क्या समझाया आपको? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो अगर यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो लोन पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। आप बोल सकते हैं लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रिलेटिवली कम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और कम होगा। इसी थियरी को बोलते हैं वेस्पर थियरी। सिंपल है, मतलब है क्या यार? एक लाइन की सिंस लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, इसलिए लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगाएगा बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की बात करूं तो लोन पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए वेस्पर थ्योरी में एक लाइन लिख लीजिए आप। देखिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर of electrons are localized on central atom. Lone pair of electrons are localized on central atom. Lone pair of electrons are localized on central atom, while each bond pair is shared between two atoms. While each bond pair is shared between two atoms. Therefore, lone pair exert more repulsion. Therefore, lone pair exert more repulsion than bond pair. Therefore, lone pair exert more repulsion than bond pair. So, order of repulsion will be lone pair greater than lone pair greater than bond pair. ये आप ऑर्डर लिख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमने क्यों पढ़ा, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में वेस्पर थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। SF4, राइट? SF4 मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। SF4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा 6 + 4 10 10/2 5 मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लियर है?
sp3d मींस आपको समझ में आ रहा होगा, शेप होगा इसका कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इतना तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन सल्फर के पास देखा जाए, देखो मैं कैसे शॉर्ट में करूंगा, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट मींस सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। अब डाउट ये आएगा, पता है डाउट क्या आएगा, ऐसे 4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको पता है sp3d मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर को कहाँ पे रखें, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल बॉन्ड, दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यार लोन पेयर को मैं एक्सियल पे रखूं या इक्वेटोरियल पे रखूं, पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए मैं फर्स्ट केस में लोन पेयर को मैं एक्सियल पे रख देता हूँ, बाकी सारे प्लेसेस पे फ्लोरीन रख देता हूँ। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। सेकेंड स्ट्रक्चर ये भी कोई ड्रॉ कर सकता था, सल्फर लोन पेयर इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे सिर्फ फ्लोरीन है। अब यार SF4 दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? देखो SF4 नेचर में मिलता होगा तो किसी एक स्ट्रक्चर में ही मिलेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई एक स्ट्रक्चर इसका स्टेबल होगा, उसी फॉर्म में मिलेगा। अब डाउट आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो चलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, अपन एक काम करते हैं, दोनों में से स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री का एंगल होता है, 120 का भी होता है, 180 का भी होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कम एंगल पे लगेगा, अगर एंगल कम है तो पास में रहेंगे रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, राइट? रिपल्शन ज़्यादा रहेगा तो ये अनस्टेबल रहेंगे। तो जब भी आपको चेक करना है, अब एक काम करें, सबसे पहले 90 डिग्री पे चेक करें, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पे क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पे चेक करेंगे। 90 डिग्री पे भी देखो 2 टाइप के रिपल्शन हमने पढ़े, एक होता है लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तीसरा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन तीनों में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, लोन पेयर। तो मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री पे सबसे पहले तो मैं लोन पेयर रिपल्शन चेक करूंगा। देखो एक लोन पेयर है, 90 डिग्री पे कोई लोन पेयर है क्या? आपको पता है एक ही लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन होने के लिए 2 लोन पेयर तो होने चाहिए। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर रिपल्शन नहीं है 90 डिग्री पे, इस स्ट्रक्चर में भी एक ही लोन पेयर है, यहाँ भी कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में बात कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब ये स्ट्रक्चर 3D में फील आना चाहिए, पता है ये 3D में कैसा दिखता है, मतलब ऐसे ही ट्राइगोनल बना लिया मैंने, ऊपर इस स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है, राइट, एक नीचे लोन पेयर है। 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे है, ये बॉन्ड पेयर भी 90 डिग्री पे है, ये बॉन्ड पेयर भी 90 डिग्री पे है, एक नीचे वाला बॉन्ड पेयर इससे 180 डिग्री पे है। क्लियर है? तो 90 डिग्री पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर 90, एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर 90, एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर 90। तो 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे बेसिकली 3 है। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें क्या है कि ये लोन पेयर है, 2 फ्लोरीन ये वाले मैंने ड्रॉ कर लिए, ट्राइगोनल ड्रॉ कर लिए, एक ऊपर फ्लोरीन है और एक नीचे फ्लोरीन है। ये ग्रीन वाला आपको लोन पेयर मैंने शो किया। सोचिए 90 डिग्री पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नीचे वाले बॉन्ड पेयर के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इस बॉन्ड पेयर के साथ ही 120 बना रहा है। काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे काउंट करना है, याद है? तो 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 है। इट मींस मैं बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस स्ट्रक्चर में 2 है। पिक्चर क्लियर हो गया? इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर में रिपल्शन कम है। इट मींस कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, मींस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। कैसे डिसाइड किया? शायद आपको थोड़ा बहुत फील आया होगा।
चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और अच्छे से फील आ जाएगा। मीन्स एक चीज तो क्लियर हो, यहाँ पे हमने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखा था। चलिए मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। ClF3 ClF3 का सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी क्लोरीन सेंट्रल एटम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवैलेंट सराउंडिंग ग्रुप 7 + 3 10/2 मींस sp3d। क्लोरीन के पास लोन पेयर चेक कर लेते हैं। क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 मैंने बस 7 डॉट दे दिया, कुछ दिमाग मत लगाओ। 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 2 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब फटाक से करने का मेथड है। तो लोन पेयर अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 कितने लोन पेयर बचे? 2 लोन पेयर बचे क्लोरीन के पास, राइट। अब sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, 2 लोन पेयर रखना है। आपको पता है एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। 2 लोन पेयर कहाँ रख सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटी है? तो मुझे तो 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। दोनों लोन पेयर को एक्सियल पे, दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, एक को एक्सियल पे एक को इक्वेटोरियल पे। 3 पॉसिबिलिटी आप इमेजिन कर पा रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, तीनों ही ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी मैं दोनों ही इक्वेटोरियल पे रख देता हूँ यार। क्लोरीन एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। समझ में आया? एक ये दूसरा पॉसिबिलिटी, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों ही एक्सियल पे हो जाए। क्लियर है? अब मुझे चेक करना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। क्लियर है? तो चेक करते हैं, फिर से आपको मेथड पता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 120 डिग्री है और 180 डिग्री है। सबसे पहले चेक करना है तो आप मिनिमम एंगल से स्टार्ट करें। तो मैं 90 डिग्री से स्टार्ट करूँगा। ऑलवेज मिनिमम एंगल से स्टार्ट करें। अगर 90 डिग्री पे सब टाइम हो जाएगा तो अपन 120 पे जाएंगे। 120 पे अगर टाइम हो गया तो 180 पे जाएंगे। पहले मिनिमम एंगल से स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री पे भी सबसे पहले मैं चेक करूंगा लोन पेयर रिपल्शन कितना है। जैसे 90 डिग्री पे लोन पेयर रिपल्शन कितना है। तो लोन पेयर रिपल्शन होने के लिए 2 लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर कितने एंगल पे? 120 पे है। तो 90 पे तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, मीन्स 90 डिग्री पे लोन पेयर रिपल्शन 0 है। यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन ये दोनों लोन पेयर 120 डिग्री एंगल पे हैं। मुझे कितने पे चाहिए? 90 पे चाहिए। यहाँ पे 90 पे आपको शायद दिख रहा होगा, ये और ये तीनों एक प्लेन में है। ये लोन पेयर ऊपर है, तो लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में एंगल 90 है, मींस यहाँ पे 1 लोन पेयर रिपल्शन है। यहाँ पे देखा जाए ये लोन पेयर 180 डिग्री पे है, 90 पे कोई भी नहीं, ये 0 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर ये तो यार अनस्टेबल है। पॉइंट समझ में? अब इन दोनों में लोन पेयर रिपल्शन कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब यार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे, सोचिए कितने होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेट करना मे बी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर ट्राई करते हैं। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 पे है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ भी 90 पे। कुछ लोगों को दिखेगा नहीं यार 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। देखो यार आप ऐसे इमेजिन करो, पहले तो ये ऐसा है और फ्लोरीन ऊपर, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ट्राइगोनल बनाओ, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन है। ये लोन पेयर ऊपर फ्लोरीन है, नीचे फ्लोरीन है, तो नीचे वाला बॉन्ड इन तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मींस ये तीनों दिख रहे हैं, इनके तीनों के मानो ये प्लेन में है, एक फ्लोरीन नीचे जा रहा है, एक फ्लोरीन ऊपर जा रहा है। ये फ्लोरीन इन तीनों के साथ
इन तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ये फ्लोरीन भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है? तो ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन 90 डिग्री एंगल, ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन 90 डिग्री एंगल, ये लोन पेयर ये फ्लोरीन 120, इसको काउंट नहीं करना। मींस ये लोन पेयर दो फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री बना हुआ है। इस लोन पेयर को काउंट करें, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ तो 120 है। इट मींस यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के चार है। इसको तो काउंट करना ही नहीं है कि क्यों काउंट करें, तो ऑटोमेटिकली हट गया है पहले स्टेप में। इसमें देखते हैं ये ऊपर वाला लोन पेयर इन तीनों फ्लोरीन के साथ 90 90 90 पे है, 3 तो इसके साथ हो गया, इसके साथ इन तीनों के साथ भी 90 90 पे है, 3 इसके साथ 3 इसके साथ, मींस टोटल कितने हो गया 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। आपको दिख रहा है कि इसमें रिपल्शन सबसे कम है, मींस ये स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है। ये भी इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये चलिए इतना क्लियर होगा, चलिए नोट कर लीजिए आप। अब चलिए अपन आगे की बात करते हैं। फिर आपको एक समझ में तो आया होगा, लेकिन आपको एक टेंशन जरूर आया होगा कि यार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या। तो मैं आंसर बता दूं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, इसके लिए भी शॉर्टकट है। ठीक, शॉर्टकट है, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 में आपने देखा कि एक लोन पेयर था, तो आपने कहाँ पे रखा था, इक्वेटोरियल पे रखा था। दो लोन पेयर यहाँ पे देखिए दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ रहा है। कुछ की पॉइंट मिला? की पॉइंट ये है यार कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, किसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को ऑलवेज कहाँ रखने का ट्राई करेंगे, ऑलवेज 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 इक्वेटोरियल पे। कहाँ पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। शॉर्टकट फटक से, दो लोन पेयर थे, दोनों को अपन फटक से इक्वेटोरियल पे रखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है क्या? स्पेसिफिक बात करूं तो रूल ये है, मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर रहे हैं। लोन पेयर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ट्रिक ये है, मोर जनरल टर्म ये है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्या बोला मैंने, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप ऑलवेज इक्वेटोरियल पे रखें, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सियल पे रखें। ये लाइन याद रहेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑलवेज कहां पे रखेंगे, इक्वेटोरियल पे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे रखेंगे, एक्सियल पे रखेंगे। देखा ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर था, तो इसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे। तो नोट में आप लिख सकते हैं कि इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, नोट में लिखिए और ये की पॉइंट आप यूज करेंगे। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल, लिख लो, high electron density orbital is kept at, high electron density orbital is kept at equatorial position, high electron density orbital is kept at equatorial position, and low electron density orbital is, and low electron density orbital is kept at axial position, and low electron density orbital is kept at axial position. क्लियर है? फिर डाउट आएगा आपको, ये मैंने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल क्यों लिखवाया। देखो यार, किसी ऑर्बिटल में लोन पेयर है या फिर डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड भी मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल का मतलब है लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इनको मैं बोल रहा हूँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल। आप ये लिख लीजिए कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है, तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? फिर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल का मतलब क्या है,
लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल का मतलब समझे आप, मान लीजिए किसी एटम से, एक एटम है ए से एक क्लोरीन अटैच है, एक फ्लोरीन अटैच है। एटम के पास दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में क्लोरीन अटैच है, एक ऑर्बिटल में फ्लोरीन अटैच है। आप देखेंगे कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्बिटल है कि इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो ए का ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। किसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा? फ्लोरीन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। पॉइंट समझने का ट्राई करना। ए के पास दो एटम अटैच है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो ए का जो ऑर्बिटल होगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल। तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल मींस ऑर्बिटल अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ऑर्बिटल अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। मतलब ऑल इन ऑल ये समझ में आया अभी तक? तो भी आप एक लाइन याद रख लीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पे ये अटैच करना है। याद रहेगा? अगर आपको ये याद रहेगा तो चलिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आपको ड्रॉ करना है PCl3F2 का स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड PCl2F3 का स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। थर्ड SOCl4 and fourth XeOF4। इनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, इन चारों के। ट्राई करें जरा। चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं PCl3F2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। 5 + 3 + 2 10/2 5 मीन्स ये हो गया sp3d। फॉस्फोरस सेंटर पे रहेगा। क्लोरीन एंड क्लोरीन कोई भी लोन पेयर नहीं है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड अटैच है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो दो टाइप के एटम है क्लोरीन और फ्लोरीन। कहाँ पे रखें? तो आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कहाँ पे रखते हैं? एक्सियल पे। तो फ्लोरीन फ्लोरीन बाकी प्लेसेस पे क्लोरीन अटैच कर दो, हो गया स्ट्रक्चर। PCl2F3 फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 0 लोन पेयर है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाया है, राइट। अब देखो मेरे पास फॉस्फोरस है, फिर से डाउट आएगा एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड, 3 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रीफर करेंगे फ्लोरीन को पहले एक्सियल पे रख लें। 2 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन और बचा, आप कहीं भी रख लीजिए। आप 1 फ्लोरीन को कहीं भी रख लो, 2 फ्लोरीन को रिमेनिंग को रख दो। SOCl4 हाइड्रोजन 6 + 4 10 10/2 5 मींस हाइड्रोजन हो जाएगा sp3d। लोन पेयर चेक कर लेते हैं। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, राइट। पता है आपको? तो यार इसके पास भी लोन पेयर एक भी नहीं है, sp3d है। मतलब ऐसा आपको समझ में आ तो रहा होगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन एक डबल बॉन्ड में रखना है। आपको पता है डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पे रखते हैं। इक्वेटोरियल पे आप डबल बॉन्ड रख दीजिए, बाकी प्लेसेस पे आप क्लोरीन रख दीजिए। क्लियर है? सिमिलरली XeOF4 है, हाइब्रिडाइजेशन 8 + 4 12 12/2 क्या हुआ? ये sp3d2 मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा? जेनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड,
ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए सोचने की बात ये है, sp32 मींस स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो जेनॉन आपको पता है स्क्वायर बाई पिरामिड कुछ ऐसे बनाते हैं, ये होगा स्क्वायर बना के बाई पिरामिड बना दो। 4 फ्लोरीन है और यहाँ पे एक लोन पेयर और एक मल्टीपल बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्क्वायर बाई पिरामिडल में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है, राइट? लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब डबल बॉन्ड है और लोन पेयर है। तो बस याद ये रखना है कि लोन पेयर भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मल्टीपल बॉन्ड भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इनको एग्जैक्टली अपोजिट रखेंगे, अपोजिट रखेंगे, इससे लोन रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। मीन्स अगर मैं जेनॉन का लोन पेयर यहाँ पे रख रहा हूँ तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखूंगा, फिर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड को 180 डिग्री पे रखूंगा। क्यों रखूंगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, रिपल्शन कम होगा। आई होप इतना क्लियर है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो जो रूल मैंने आपको बताया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल कम होता है, बिकॉज इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। लेकिन पेंटागोनल बाई पिरामिडल में आपको पता है कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में इक्वेटोरियल का एंगल 72 डिग्री और एक्सियल का एंगल 90 डिग्री होता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एक्जैक्टली अपोजिट होता है। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। खुद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कहाँ रखेंगे, एक्सियल पे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इक्वेटोरियल पे। ये भी आप नोट पे लिख सकते हैं कि इन पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इन पेंटागोनल बाई पिरामिडल lone pair and multiple bond in pentagonal bipyramidal lone pair and multiple bond prefers to attach at lone pair and multiple bond prefers to attach at axial position, prefers to attach at axial position and more electron negative element prefers to attach at equatorial position and more electron negative element prefers to attach at equatorial position। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।